अल्पाधिकार से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से अल्पाधिकार की स्थिति में कीमत निर्धारित किया जाता है। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेन का सीमा कीमत निर्धारण सिद्धांत क्या है। प्राय एकाधिकार और अल्पाधिकार की जो परंपरागत सिद्धांत है उसमें मौजूदा फर्म नई फर्मों के कोई संभावित प्रवेश या उनके व्यवहार की प्रतिक्रिया के बारे में कोई भी चिंता नहीं करती है, परंतु हाल ही के अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि अल्पाधिकार में जो मौजूदा फर्में हैं वो इस बात को भी ध्यान में रखती है कि कोई हमारे मार्केट में प्रवेश कर सकता है या प्रवेश करेगा या एक संभावना है, उस संभावना से भी प्रभावित होकर वो अपनी कीमत को डिसाइड करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो अल्पाधिकार का परंपरागत सिद्धांत है या एकाधिकार का परंपरागत सिद्धांत है उसमें किसी भी सिद्धांत में इस बात की चर्चा नहीं की गई कि कोई संभावित प्रतियोगी आ सकता है, इस पर विचार करके कोई कंपनी कीमत या उत्पादन का निर्धारण कर सकती है। परंतु वर्तमान जो अर्थशास्त्री है उनका ये मानना है कि अल्पाधिकार में कार्यरत फर्में न केवल संभावित यानी अल्पाधिकार में कार्यरत फर्में उत्पादन और कीमत का निर्धारण करते समय संभावित कोई अंदर आ सकता है, उस मार्केट में प्रवेश कर सकता है, इसकी संभावना को भी ध्यान में रखकर अपनी कीमत और उत्पादन का निर्धारण करती है, क्योंकि उनको पता है कि यदि अल्पकाल में उनको सामान्य से अधिक लाभ होगा तो सामान्य से अधिक लाभ को देखकर नई फर्में मार्केट में प्रवेश करेगी उस लाभ को प्राप्त करने के लिए। तो अल्पाधिकार में प्राय फर्में अल्पकाल में अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास नहीं करती है, हालांकि उनके पास अवसर होता है कि वह अल्पकाल में अपने लाभ को अधिकतम कर सके, परंतु प्राय फर्में इस प्रकार से नहीं करती है क्योंकि उनको लगता है कि अल्पकाल में अगर सामान्य से अधिक लाभ होगा तो उस लाभ के आकर्षण से कुछ फर्में बाजार में प्रवेश कर सकती है। तो उन संभावित फर्मों को बाजार में प्रवेश से रोकने के लिए अल्पाधिकार में जो कीमत डिसाइड करती है उसका जो सिद्धांत दिया था वो बेन के द्वारा दिया गया था, जिसे बेन का सीमा कीमत निर्धारण के सिद्धांत की संज्ञा दी जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से बेन ने ये प्रूव किया कि अल्पाधिकार में अल्पकाल में भी फर्में जितना उनको लाभ मिल सकता है उस लाभ को वह नहीं लेकर अपनी जो कीमत है उसे कम रखकर बाजार में संभावित जो प्रवेश करने वाले संभावित है उनको वह मार्केट से दूर करने का प्रयास करती है। तो यहाँ देखिए हम अल्पाधिकार में इनका सीमा कीमत निर्धारण के सिद्धांत को देखते हैं। तो मान लीजिए एवरेज ये आपका एक्स एक्सिस है, ये लॉन्ग एवरेज रेवेन्यू या डिमांड कर्व है और ये लॉन्ग मार्जिन कॉस्ट है। शुरुआत में मान लीजिए जो फर्म है उस फर्म के ये एवरेज कॉस्ट होती है, लॉन्ग एवरेज कॉस्ट, इसको ए बी लिख देते हैं। तो उत्पादन की मात्रा Q1 डिसाइड होती है। इस उत्पादन इवन बिंदु पर संतुलन में होता है और फर्म को लाभ मिलता है P1 P2 E1। स्टार्टिंग में देखिए MR और MC का संतुलन होता है E1 पर। एवरेज रेवेन्यू हम देखेंगे तो एवरेज रेवेन्यू आता है A1 Q1। एवरेज कॉस्ट हम लोग लिख रखा है E1 Q1। प्रति इकाई लाभ देखिए, प्रति इकाई लाभ होता है A1 E1 और फर्म का कुल लाभ होता है अल्पकाल में P1 P2 A1 E1। पर इस लाभ से आकर्षित होकर मार्केट में नई फर्में प्रवेश कर सकती है और नई फर्में प्रवेश करेगी तो बाजार में उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ेगा तो इनको जो ए लाभ मिल रहा है वो लाभ कम हो जाएगा। अब इस लाभ को इस संभावित लाभ को बचाने के लिए फर्में क्या करती है, कीमत नीचे डिसाइड कर लेती है। ये देखिए लॉन्ग एवरेज कॉस्ट CD। अब यहाँ फर्में क्या करेगी, कीमत जो डिसाइड करेगी वो कीमत उत्पादन Q2 कर देती है। अब इस Q2 उत्पादन पर पहले A1 लाभ मिल रहा था, ये लाभ मिल रहा था ये वाला। अब फर्में क्या करेगी, ये जो है उत्पादन इसकी क्या करेगी, फर्मों के द्वारा जो अल्पकाल में उत्पादन है Q1 से कर Q2 कर दिया जाता है। जब उत्पादन बढ़ता है तो कीमत P2 से P1 हो जाती है
और इनका लाभ A1 E1 से घटकर E2 A2 हो जाता है और कुल लाभ हो जाता है P0 P1 A2 E2। तो यहां क्या है, अल्पाधिकार में फर्मों के द्वारा उत्पादन ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो उत्पादन ज़्यादा बढ़ाने से जो प्रति इकाई लाभ A1 E1 होता है वो घटकर A2 E2 हो जाता है और फर्म का लाभ हो जाता है P1 P0 P1 A2 E2, जो अलग अलग फर्मों का लाभ है। अब इस स्थिति में फर्म का लाभ सामान्य के आसपास आ जाता है, क्योंकि अगर बाजार में नई फर्में प्रवेश करती है, नई फर्में प्रवेश करेगी तो उत्पादन और बढ़ेगा और उत्पादन और बढ़ेगा तो जो एवरेज रेवेन्यू है वो, यहाँ उत्पादन अगर बढ़ेगा तो एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट बराबर होने की स्थिति आ जाएगी। तो इस कंडीशन में सामान्य रूप से कोई भी फर्म बाजार में प्रवेश करने के प्रति आकर्षित नहीं रहेगी, क्योंकि फर्म को अल्पकाल में बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से फर्म अल्पाधिकारी फर्म क्या करती है कि अल्पकाल में मार्केट में प्रोडक्शन ज़्यादा करती है और कीमत कम रखती है, ताकि उसका लाभ का मात्रा कम रहे और उस कम लाभ को देखकर कोई भी नई फर्म बाजार में प्रवेश नहीं कर सके। इस प्रकार से वे अल्पकाल में संभावित प्रतियोगी को मार्केट से बाहर रखने के लिए जितनी कीमत उसको मिल सकती है, वो अगर OQ1 ही उत्पादन करे तो कीमत उसको P2 मिल जाएगी, पर वह उत्पादन ज़्यादा करती है और कम कीमत वसूल करती है और कम कीमत वसूल करके वह अपने लाभ को कम रखती है ताकि कोई भी मार्केट में प्रवेश नहीं कर पाए। ये जो सीमा होती है, इस सीमा पर मार्केट में कोई नया उत्पादक प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि थोड़े से प्रॉफिट को देखकर अगर वह मार्केट में प्रवेश करता है तो उत्पादन बढ़ेगा, तो उत्पादन बढ़ने से और भी रेट कम हो जाएगी और उसको किसी भी प्रकार का कोई फायदा होने के चांस नहीं होंगे। तो इस प्रकार से जो अल्पाधिकार है, इस अल्पाधिकार में जो फर्में हैं वो अपनी कीमत को बैन के हिसाब से एक सीमा कीमत निर्धारित कर देती है उसके, ताकि कोई भी संभावित उसमें प्रवेश नहीं कर पाए। मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि बैन का सीमा कीमत निर्धारण का सिद्धांत क्या है। धन्यवाद।